हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है पुनर्विवाह। जिया ने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया और धम से पलंग पर बैठ गई। नया नया घर, नई नई दुल्हन, सब कुछ उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। 25 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ देखा था कि बस ऐसा लगता था कि जीवन खत्म हो जाए। अब बहुत हो चुका। हर क्षणों से यही एहसास होता कि असंख्य निगाहें उसके शरीर को भेदती, पार निकल जाती और आत्मा के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखेर जाती। पलंग पर लेटते ही उसकी निगाहें छत पर टिक गईं। पंखा पूरी तेजी से घूम रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट बंद थी। एक पीला बल्ब बीमार सी पीली रोशनी फेंक रहा था। अचानक उसकी निगाहें कमरे के कोने में फैले एक जाले पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी सी मकड़ी झूल रही थी। कम रोशनी के कारण जाला पूरी तरह दिख नहीं रहा था, लेकिन मकड़ी के झूलने की वजह से उसका आभास जरूर हो रहा था। वह एकटक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों जाला उसे सम्मोहित कर देता है। उसे लगता है कि इस जाल में फंसी मकड़ी की तरह ही उसका जीवन भी है। आज 1 महीना हो गया उसकी शादी को, पर हर पल बेचैनी और घबराहट उसे घेरे रहती है। रोज माँ का फोन आता है। हमेशा एक ही बात पूछती हैं, कैसे लोग हैं जिया, नवीन कैसा है, उसके माता पिता का व्यवहार ठीक है। चल बढ़िया, वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं। माँ बार बार उसे कुरेदती, पर उसका जवाब हमेशा एक जैसा ही होता, हाँ मम्मी सब अच्छे हैं। वैसे भी यह उत्तर उसके जीवन की नियति बन गया था। चाहे कोई कुछ भी पूछता, उसकी जबान से तो सिर्फ इसके अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता था। चाहे कोई उसे मार ही क्यों न डाले। पहले ही उसने माँ बाप को कितने दुख दिए हैं। पुराने ख्यालों से जुड़े माँ बाप के लिए यह कितना दुखद अनुभव था कि मात्र 25 साल की उम्र में उन्हें उसकी दूसरी शादी करनी पड़ी। उसकी आंखें डबडबा आई। पीली रोशनी उसे चुभती हुई महसूस हुई। उसने उठकर लाइट बंद की और दोबारा लेट गई। आंसू बरबस ही निकलकर गालों पर लुढ़कने लगे। 3 साल पहले उसका जीवन कितना खूबसूरत था। पंछी की तरह स्वच्छंद, खिली खिली, पढ़ाई लिखाई करती, खेलती कूदती एक अबोध युवती। माँ बाप भले ही बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, अधिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन घर का माहौल कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। वैसे घर में था भी कौन, अम्मा बाबूजी, वह खुद और छोटा भाई नितिन, जो अभी हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके निपटा था। दोनों भाई बहनों के बीच गहरी समझ थी। घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक बार बातों बातों में ही बहू की बात चलने लगी, पर फिर सभी लोगों को लगा कि पहले लड़की के हाथ पीले हो जाएं, फिर नितिन के बारे में सोच सकते हैं। स्वयं नितिन भी यही सोचता था। जिया परिवार के इस आकस्मिक निर्णय से हैरान हो रह गई। अभी से शादी, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, पूरी 22 साल की भी नहीं हुई। उसने बहुत विरोध किया। लाड़ प्यार में पली जिया का विरोध सफल भी हो जाता, पर तभी एक घटना घट गई। पड़ोस के त्रिभुवन जी के लड़के की शादी में विजय व उसके परिवार वाले आए। 2-4 दिन साथ रहे। त्रिभुवन जी से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी लड़की रजनी जिया की अच्छी सहेली थी। घर पर आना जाना, जिया के परिवार वालों ने भी कामकाज में हाथ बटाया। इस दौरान सभी लोग न केवल एक दूसरे के संपर्क में आए, वरन प्रभावित भी हुए। विजय का परिवार जल्दी ही विदा हो तो हुआ, पर थोड़े ही दिन बाद उनका प्रस्ताव भी आ गया। प्रस्ताव था विजय व जिया की शादी का। जिया के पिताजी शादी की सोच तो रहे थे, पर यह बात अभी तक केवल विचारों में ही थी। जीवन में कई बार इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। आदमी किसी बात के लिए अपनी मानसिकता तैयार करता है, लेकिन एकदम से ही ऐसी स्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए तो वह हड़बड़ा जाता है। जिया के घरवाले इस अप्रत्याशित स्थिति से असमंजस में पड़ गए। क्या करें क्या ना करें। पहले तो यही सोचा कि अभी से शादी करके क्या करेंगे, अभी उम्र ही क्या है, पर अंततः रिश्तेदारों से बातचीत की तो उनकी सोच बदल गई। सभी ने एक ही बात कही, भाई शादी तो करनी ही है, ऐसी कम उम्र तो नहीं है, 22 की होने वाली है, लड़की की शादी समय से हो जाए वही अच्छा है। फिर 2-3 साल बाद परेशानी शुरू हो जाएगी, तब फिर दुनिया भर में भागते फिरो, और 2-4 साल और निकल गए तो लड़की को कुंठाएं घेर लेंगी और माँ बाप की नींद हराम हो सो अलग। फिर इससे अच्छा परिवार उन्हें भला कहाँ मिलेगा। लड़का सुंदर है, अच्छा कमाता है,
पिताजी अच्छे खासे पद पर थे। अभी काफी नौकरी बाकी थी। कोई लड़की नहीं, बस एक छोटा भाई जरूर था। सीमित परिवार, इससे अच्छा विकल्प मिलना बहुत मुश्किल था। और फिर जिया का भी इतना सशक्त विरोध नहीं रहा। वह बिल्कुल ही घरेलू लड़की थी, पढ़ने में औसत थी और जीवन के बारे में कोई बड़ी भारी योजनाएं भी नहीं थी। कुल मिलाकर चट मंगनी और पट ब्याह सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया। हंसती खिलखिलाती जिया विदा हुई और विजय के घर पहुंच गई। शुरू शुरू में सब अच्छा रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। घर वालों की असलियत धीरे धीरे सामने आ गई। अपने पढ़े लिखे व कमाऊ लड़के के लिए साधारण सा दहेज पाकर वे जरा भी संतुष्ट नहीं हुए। रिश्तेदारों की व्याख्या ने आग में घी का काम किया और धीरे धीरे छोटे से असंतुष्टि के बीज ने दावानल का रूप ले लिया। फिर क्या था, हर बात में कमी, हर बात पर शिकवा शिकायत। सारी बातें इतना गंभीर रूप नहीं लेती, लेकिन विजय भी अपने माता पिता के सुर में सुर मिलाकर बोलने लगा। जिया सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, पर उसकी मानसिकता घरेलू लड़की की थी। जब विजय अपने साथ काम कर रही लड़कियों से जिया की तुलना करता तो उसे कुंठा घेर लेती। उसे लगता कि उसके लिए तो एक प्रोफेशनल लड़की ही ज्यादा अच्छी रहती। बस फिर क्या था, जिया का जीवन बिल्कुल ही नरक हो गया। जहां तक उसके बस में रहा उसने सहा भी, पर जब पानी सिर से गुजरने लगा तो उसे मजबूरन घर वालों को बताना पड़ा। घर वाले उसकी बातें सुनकर सन्न रह गए। उनके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत हाथ पांव जोड़े, मनुहार मिन्नतें की, पर कोई परिणाम नहीं निकला। और फिर धीरे धीरे यह भी नौबत आ गई कि छोटी मोटी बातों पर विजय उसके साथ मारपीट करने लगा। सारे घर वाले मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहते। जिया को लगा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, इसीलिए वह घर छोड़कर वापस मायके आ गई। माँ बाप ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत धक्का लगा। नितिन तो गुस्से के मारे पागल हो गया। पिताजी ने ताऊजी को बुलवाया। सलाह मशवरा चल ही रहा था कि एक दिन जिया के नाम तलाक का नोटिस आ पहुंचा। घर के आंगन में तो सन्नाटा पसर गया। अम्मा बाबूजी दोनों ने जीवन देखा था। वे मतभेद की घटनाओं से दुखी हुए, पर उन्हें इस परिणाम का जरा भी एहसास नहीं था। उन्होंने लड़ाई झगड़े तो जीवन में बहुत देखे थे। सभी लोग बातों तो न जाने कहां कहां तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, पर अंततः परिणति सब मंगलमय ही देखी थी। अब खुद के साथ यह घटित होते देख वे बिल्कुल टूट ही गए। वे ताऊजी को लेकर विजय के घर गए, पर कोई परिणाम नहीं निकला। इस तरह दिन गुजरने लगे। माँ बाप की हालत देखकर जिया का कलेजा मुंह को आ जाता। उसे लगता कि वह ही उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। एक गहरा अपराध बोध उसे अंदर तक हिला देता था। वह मन ही मन घुटने लगी। उधर अम्मा बाबूजी व नितिन भी उसकी यह हालत देखकर दुखी थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं सोचता था। उन्होंने उससे भी आगे पढ़ने के लिए जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया। उधर मुकदमा चलने लगा और फिर एक दिन तलाक भी हो गया। जिया ने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। इंसान के जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो उसे लगता है कि वह उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, पर वह स्वयं नहीं जानता कि उसके मन में सहने की शक्ति, कितनी असीम शक्ति मौजूद है। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने लगी। इस तरह काफी समय निकल गया। नितिन की शादी की बात चलने लगी। लोग बातचीत करने आते, पर जिया का सवाल प्रश्न चिन्ह की तरह सबके सामने खड़ा हो जाता। जिया को बस लगता कि धरती फट जाएगी और वह उसमें समा जाए। नितिन को भी उसकी बहुत चिंता थी। उसने अम्मा बाबूजी पर जोर डाला कि वे दीदी को पुनर्विवाह के लिए राजी करे। जिया इस बात को सुनकर बहुत भड़की, चिल्लाई। उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, पर जब अम्मा उसके कमरे में आकर रोने लगी तो उसे लगा बस अब वह उनकी इच्छाएं पूरी करके ही उन्हें तार सकती है। उसने खुद को नदी में बहती हुई लकड़ी की तरह छोड़ दिया, जिसे धारा बहाती ले जा रही है। बस जल्दी ही शादी हो गई। ना कोई उमंग उल्लास, ना कोई धूम धड़ाका, बहुत ही सीधे साधे ढंग से। उसने वरमाला के समय तो दूल्हे को पहली बार देखा था, पर कोई एहसास उसके मन में नहीं जगा। बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पल पल वह रस्में दोहराई जा रही थी। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। छोटी व सूखी लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थी। कैसी किस्मत है उसकी, यही सब दोबारा दोहराना पड़ रहा है। 7 फेरे पहले
और किसी के साथ वचन, अब किसी और के साथ। पहले भी तो पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारित किए गए थे, किसी ने मना नहीं किया था। क्यों नहीं निभा पाए इस वचन को? ऐसा क्यों हो जाता है? पंडित जी ने सिक्के में सिंदूर भरकर नवीन को पकड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए जिया की मांग में सिंदूर भर दिया। उसकी सोनी मांग एक बार फिर सिंदूर से चमकने लगी। सिक्के का सिर पर स्पर्श होते ही उसे अजीब सा लगा। क्यों दोहराया जा रहा है उसके साथ ये सब? क्यों कोई मंत्र इतना ताकतवर नहीं रहा कि वह उसके सिंदूर को बचा पाता? छोटी छोटी बातें उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ गईं, तो फिर उसकी आंखें गीली हो गईं और फिर वह विदा होकर पति के घर आ गई। ठीक वैसे ही जैसे कभी अम्मा बाबूजी का साथ छोड़कर विजय के साथ चल दी थी। तब भी यही दोहराया गया था कि यही पति परमेश्वर है, यह घर ही सब कुछ है। अब ये ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें मोक्ष तभी मिल पाएगा जब तुम्हारी अंतिम यात्रा पति के कंधों पर जाएगी। पर विजय ने तो जीते जी मोक्ष दिला दिया, जीते जी उसकी अंतिम यात्रा संपन्न कर दी, और यहाँ नए घर में अब वह फिर से पति के कंधे पर चढ़कर मोक्ष की कामना करेगी। सभी दरवाजों की आहट से वह चौंक गई। आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने नवीन मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, क्यों अंधेरा कर रखा है? वह क्या कहती, बस चुप ही रही। नवीन ने जिया को सोफे पर बिठाया और खुद भी सामने सोफे पर बैठ गया। तुम परेशान हो? वह भी कुछ नहीं बोली, बस आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जिया, पता नहीं तुम क्यों अपराध बोध से ग्रसित हो। इतनी बड़ी दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, सबकी मानसिकता अलग अलग है। यदि अम्मा बाबूजी ने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जिसके मापदंडों पर तुम खरी नहीं उतर सकी, तो क्या तुम अपने आप को खत्म कर लोगी? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने केवल भौतिकवादी मापदंडों के आगे तुम्हें नकार दिया, तुम्हारी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझा। एक ऐसे व्यक्ति के दिए गए कटु अनुभव को तुम क्यों जिंदगी भर संजो कर रखना चाहती हो? वह एक क्षण रुका और जिया के आंसू पोंछते हुए बोला, जीवन में हम दिन रात देखते हैं, इतनी विसंगतियों से भरा है जीवन। हर पल कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ घटता ही रहता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्या वह किसी दूसरे के द्वारा की गई गलत हरकत से अपने अस्तित्व को मिटा डाले? कोई दूसरा अगर बुरा निकल जाए तो क्या तुम अपने सारे जीवन को अभिशप्त कर लोगी? वह रोने लगी। नहीं, पर मुझे लगता है कि आपके साथ कहीं नाइंसाफी तो नहीं हुई है। मैं आपके लायक नहीं। तुम भी बस, नवीन बीच में ही बोला, अगर तुम्हारे साथ पहले कुछ घट गया हो जिसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तो क्या तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया? जिया, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तुम्हारी सहजता, सौम्यता, सभी कुछ अच्छा है। व्यक्तित्व का मूल निर्माण आदमी के आंतरिक गुणों से निर्मित होता है। अगर हमारी बाहरी जीवन में कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हो गए। और सही बात तो, मैंने तुमसे शादी कोई सहानुभूति की वजह से नहीं की। मैंने तुम्हें देखा, तुम अच्छी लगी, बस यही पर्याप्त है। पर अब जब आज से नया जीवन जीने का संकल्प लो, बीते हुए कल की छाया कहीं से अपने जीवन पर मत पड़ने दो। अब तुम्हें मेरे साथ जीना है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। जिया क्या कहती, उसे लग रहा था कि उसके जीवन पर छाई कुहासे की परत धीरे धीरे हटती जा रही थी। वह नवीन से लिपट गई और उसके सीने में मुंह छिपा लिया। उसके आंसू निकलकर नवीन के सीने पर गिर रहे थे। उसे लगा कि उसकी पुरानी जिंदगी की कड़वाहट आंसुओं से धुलती जा रही थी। अब जिया खुश थी, बहुत खुश। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।